प्यारे बच्चों, आज 10वीं कक्षा में जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है वाच्य। वाच्य व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और परीक्षाओं में इससे संबंधित 4 अंकों के प्रश्न आते हैं 10वीं कक्षा में। उन 4 अंकों में पूरा 4 अंक प्राप्त करने के लिए आपको वाच्य को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इसमें वाच्य की पहचान, वाच्य का परिवर्तन आदि से संबंधित प्रश्न आया करते हैं। आइए देखते हैं वाच्य है क्या। वाच्य शब्द पर यदि आप थोड़ा गौर करें तो वाच्य शब्द वच धातु से बना है। च हलंत। वच का अर्थ होता है बोलना। वच से ही वचन हुआ है, यानी बोलने की शैली। वाच्य का संबंध मुख्यतः हमारे बोलने की शैली से है। अब बोलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आपको मैं बता दूं। भाषा का जो मूल स्वरूप है वह मौखिक ही है। भाषा, कोई भी भाषा जब बनती है तो सबसे पहले वह अपने मौखिक रूप में ही प्रयुक्त होती है। वैसे भी पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर लिखना बहुत बाद में सीखता है। और इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाषा का मूल स्वरूप मौखिक ही है और इसी मौखिक भाषा से वाच्य का संबंध है, यानी यह बोलने की शैली से संबंधित है। अब बोलने के क्रम में ही शब्दों के, वाक्यों के अर्थ निकलते हैं, उससे भाव प्रकट होते हैं, उन भावों में भिन्नता भी होती है। जैसे एक वाक्य मैं बोल रहा हूं और उसमें केवल मैं बोलने की शैली बदलूंगा, उसमें एक भी शब्द नहीं बदलेगा, और देखिए किस प्रकार से उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है। एक वाक्य लेते हैं, तुम्हारा क्या नाम है। अब इसी को अलग अलग तरह से बोला जाए तो देखिए अर्थों में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा पर यदि ज़्यादा जोर देंगे तो मतलब और किसी का नहीं, खास व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। नाम पर यदि ज़्यादा जोर दे देंगे तो और कुछ नहीं पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। फिर उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, मैं जानता हूँ, मैं पर जोर है, मैं जानता हूँ, जानने पर जोर है। तो इस प्रकार से हमारे कहने का आशय यह है कि बोलने की शैली से वाक्यों के अर्थ में, उसके भाव में परिवर्तन हो जाता है। ये स्वाभाविक है और उसी के द्वारा हम वाच्य को पकड़ते हैं। वाच्य में क्या होता है ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी भाषा जो बोली जाती है तो बोलने का उद्देश्य ही क्या है, भाव प्रकट करना, अपने विचारों को जैसा हम सोचते हैं वैसा स्पष्ट कर देना। लिखने का भी वही भाव है। तो बोलने का उद्देश्य भाव प्रकट करना है और पूरा भाव शब्द से प्रकट नहीं हो सकता, वाक्य ही प्रकट कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य ही भाषा की न्यूनतम पूर्ण इकाई है। भाषा की इकाई की यदि हम बात करें तो ये निश्चित है कि जब तक हम एक वाक्य नहीं बोलेंगे तब तक उस भाव को पूरा स्पष्ट नहीं कर पाएंगे।
और भाव की स्पष्टता ही भाषा का उद्देश्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य ही किसी भी भाषा का एक न्यूनतम संपूर्ण इकाई है। अब वाक्य बनता कैसे है, इस पर जरा देखेंगे। वाक्य में मोटे तौर पर 3 अंग होते हैं। एक प्रमुख अंग होता है जो कर्ता कहलाता है, दूसरा क्रिया कहलाती है और तीसरा कर्म होता है। अब इसमें भाषा के अनुसार सीक्वेंस बदल जाता है। हिंदी में है कर्ता के बाद कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया, फिर कर्म। तो ये भाषा के अनुसार उसका सीक्वेंस बदल जाता है, उसका क्रम बदल जाता है, लेकिन ये तीनों अंग सभी भाषाओं में, सभी वाक्यों में होते ही हैं। अब कर्ता क्या है? जो कार्य करता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया कार्य के करने या होने का बोध कराने वाला। और कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें कर्म सभी वाक्यों में होगा ये आवश्यक नहीं है। सभी क्रिया के साथ कर्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिया का होना जरूरी है। किसी भी वाक्य में क्रिया का, कर्ता और क्रिया, ये 2 आवश्यक हैं। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये 2 तत्व का होना जरूरी है, कर्ता का और क्रिया का। कर्ता यहाँ मुख्य पद भी कह सकते हैं आप। तो अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, कहीं कहीं आपको लगता होगा कि एक वाक्य, एक शब्द से भी पूरा वाक्य बन जाता है। कहीं कहीं केवल क्रिया ही पूरे भाव को प्रकट कर देता है। जैसे हम कहते हैं आइए, एक ही शब्द है। आइए का मतलब हो गया, भले शब्द इसमें एक है लेकिन कर्ता इसमें छिपा हुआ है, आप आइए। जाओ मतलब तुम जाओ। तो यहाँ भले स्पष्ट लिखा नहीं है लेकिन ये छिपा हुआ है, इसलिए इसमें कर्ता निहित रहता है, कर्ता इसमें साइलेंट रहता है। तो अब हमारा जो कहना है कि कर्ता, क्रिया और कर्म ये वाक्य के 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं, और वाच्य का संबंध इन्हीं 3 अंगों से है। कर्ता तो मुख्य है, जब काम करने वाला ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा, वाक्य बन ही नहीं सकता। तो कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वो क्या हो गया? कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर के कर्म की प्रधानता हो वो हो गया कर्मवाच्य। और जिस वाक्य में न कर्ता प्रधान न कर्म प्रधान बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान रहता है, यानी क्रिया का ही तीसरा जो अंग है क्रिया, वही प्रधान, तो उसी की प्रधानता होती है, वो हो गया भाववाच्य। तो 3 वाच्य हमारे सामने आ गए, कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान कर्मवाच्य, और कार्य का भाव, क्रिया भाव ही प्रधान हो तो वो भाववाच्य हो गया। यह हिंदी का है। अंग्रेजी में थोड़ा इससे भिन्न है। अंग्रेजी में क्या है कि वॉइस में 2 ही भाग होते हैं, एक्टिव और पैसिव। वहाँ भाववाच्य का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हिंदी में है। और यही कारण है कि अंग्रेजी में थोड़ा सीमित क्षेत्र में वॉइस चेंज होता है। यदि क्रिया इंट्रांजिटिव आ गई तो वॉइस चेंज नहीं होगा, लेकिन हिंदी में होगा। हिंदी में वो भाववाच्य में बदलेगा। अब इसी को समझना है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम परिभाषा आपको बता दें, नोट कीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रधानता कर्ता
कर्म या क्रिया का भाव इन तीनों में से किसकी है, वही वाच्य कहलाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वाच्य कोई अलग से नहीं है, ये कोई अलग तत्व नहीं है, ये क्या है, क्रिया का ही रूप है। यानी क्रिया का केवल रूप बदलेगा और ये तय हो जाएगा कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या फिर क्रिया का भाव ही प्रधान है। ठीक है, यानी वाच्य का संबंध किससे है, क्रिया रूप से। वाच्य अलग से कुछ नहीं है, ये क्रिया का ही रूप है, अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है क्रिया का, जो ये तय करता है कि उस वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की, या खुद क्रिया के होने के भाव की। परिभाषा स्पष्ट। क्रिया का वह रूप जो यह स्पष्ट करे कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया के भाव की प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। ठीक है। अब भेद मोटे तौर पर आप सैद्धांतिक रूप से इसको समझिए कि 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कहीं कहीं 2 भेद ही दिए जाते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर अकर्तृवाच्य में 2 भेद, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक ही बात है। अब प्रधानता कैसे तय होती है, ये महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी वाक्य में कौन सा फैक्टर, कौन सा तत्व, कौन सा अंग प्रधान है, ये कैसे निश्चित करेंगे, इस पर ध्यान देना जरूरी है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए, इसमें कुछ वाक्य को हम लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा मतलब स्पष्टता रहेगी। मैं कुछ वाक्य को लेता हूँ। पहला वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। सीता निबंध लिखती है। अब राम पुस्तक पढ़ता है और सीता निबंध लिखती है, इसमें पहले वाक्य में कर्ता है राम, क्रिया है पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना का रूप है, और कर्म है पुस्तक। दूसरे वाक्य में कर्ता सीता, कर्म निबंध, लिखना क्रिया, लिखती है क्रिया का रूप, लिखना क्रिया का रूप है। अब इसमें 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। एक तो कर्ता राम है, जिसमें उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया है। राम पुल्लिंग है इसलिए पढ़ता है। सीता होती तो सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता यहाँ आ गया तो निबंध लिखती है, सीता के लिए आया लिखती। मतलब क्रिया जिसके अनुसार हो वो प्रधान होता है। कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता एकवचन तो क्रिया एकवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। मतलब कि कर्ता जिसका अनुसरण करे, क्रिया जिसका अनुसरण करे, जिसके अनुसार क्रिया हो वह प्रधान होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया है तो कर्तृवाच्य है। अब इसी को थोड़ा हम बदल दें, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सीता द्वारा निबंध लिखा जाता है। अब देखिए इसमें बदल गया, स्थिति बदल गई। इसमें
पहले वाक्य में कर्ता वही है, कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन रूप बदल गया और वाच्य बदल गया। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम पुल्लिंग है फिर भी यहाँ पढ़ी जाती है। किसको फॉलो किया? पुस्तक को, कर्म को। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी जाती है। राम के पुल्लिंग होते हुए भी यहाँ पुस्तक के अनुसार क्रिया हो गई, यानी कर्म यहाँ प्रधान है। कर्म के अनुसार क्रिया हो गई, कर्ता का महत्व कम हो गया, महत्व किसका बढ़ गया? कर्म का बढ़ गया। राम पुल्लिंग है फिर भी पढ़ी जाती है, क्यों? क्योंकि पुस्तक है, स्त्रीलिंग है। फिर देखिए सीता, निबंध लिखना, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है, लेकिन क्रिया का रूप बदल गया। सीता स्त्रीलिंग है फिर भी लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि निबंध पुल्लिंग है, निबंध के अनुसार क्रिया हुई। तो इन दोनों में एक चीज स्पष्ट हुआ कि क्रिया जिसका अनुसरण करे वो वाच्य वही होता है। जैसे क्रिया यदि कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, क्रिया यदि कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य। मैं समझता हूँ ये स्पष्ट हुआ होगा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार हो, वाक्य के कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार यदि क्रिया का लिंग और वचन हो तो वह कर्तृवाच्य होता है। वाक्य में कर्म के लिंग और वचन के अनुसार यदि क्रिया हो तो वह कर्मवाच्य होता है। ये सामान्य नियम है, लेकिन इसका एक जगह अपवाद भी होता है। वो अपवाद कहाँ होता है? यदि कर्ता के साथ ने चिन्ह लग जाए तो कर्म के अनुसार भी क्रिया होने पर भी वो कर्तृवाच्य ही होता है। ये अलग केस है, एक्सेप्शन केस है, और इसको हम समझेंगे अगली कक्षा में। आप आज के लिए इतना ही समझिए कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया हो रही है, यानी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार यदि क्रिया हो रही है तो कर्तृवाच्य, कर्म के लिंग वचन के अनुसार यदि क्रिया हो रही है तो कर्मवाच्य। ठीक है। अब भाववाच्य का देखिए, भाववाच्य का अलग नियम है। भाववाच्य में क्या है? अभी देखा आपने, कर्ता के अनुसार यदि क्रिया हो रही है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है तो कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? उसका निश्चित है कि क्रिया हमेशा एकवचन पुल्लिंग में ही होगी। राम के द्वारा पढ़ा जाता है। दूसरी बात और भी एक समझने की, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कर्मवाच्य में हर हालत में क्रिया का सकर्मक होना जरूरी है। कर्मवाच्य तभी होगा जब क्रिया सकर्मक होगी। भाववाच्य में हर हालत में क्रिया अकर्मक ही होगी। कर्म है, कर्मवाच्य यदि सकर्मक यदि क्रिया है तो उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा, अकर्मक क्रिया है तो उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा। ठीक है। जैसे उसके द्वारा खेला गया, क्या खेला गया? या नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए वह भाववाच्य हो गया। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, कर्म नहीं है वहाँ, और एक वचन पुल्लिंग है, वो भाववाच्य हो गया। तो इस तरह से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का मोटे तौर पर हमने आपको बताया अंतर। अब आपने कितना समझा ये मुझे तब पता चलेगा जब आप 5-5 वाक्य तीनों वाच्यों का उदाहरण के तौर पर लिखेंगे। और अगली कक्षा में कल इस पर और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।